वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो एटम बम गिराया था उसका द्रव्यमान यानी मास सिर्फ 0.7 ग्राम था। इसी तरह नागासाकी पर गिराए गए एटम बम का द्रव्यमान सिर्फ 1 ग्राम था। यह एक चुटकी नमक के बराबर है। लेकिन परमाणु बम इसी मामूली सी शक्ति को असीम ऊर्जा में बदल देता है, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। और इसी तबाही के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ा जरूर होगा इतिहास की किताबों में। लेकिन आज 75 वर्षों के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चला। इस युद्ध के केंद्र में कोई बड़ा हथियार, बड़ी बड़ी मिसाइलें या फिर बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, एटम बॉम्ब नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वायरस है, एक कीटाणु है। इस वायरस का वजन परमाणु बॉम्ब के द्रव्यमान से भी लाखों करोड़ गुना कम है। लेकिन इस वायरस में दुनिया को तबाह करने की असीम शक्ति समाई हुई है, वैसी ही जैसी किसी न्यूक्लियर बॉम्ब में होती। इसी वायरस के दम पर चीन ने पूरी दुनिया के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 3 अब छेड़ दिया है। आप सबको शायद इसका एहसास ना हुआ हो। बहुत सारे देश भी ऐसे होंगे जिन्हें शायद इसके बारे में पता ना चला हो। लेकिन हमारा अब ऐसा मानना है कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में प्रवेश कर चुकी है। और कैसे कर चुकी है उसके बारे में आज हम आपको तथ्य देंगे, आपको बताएंगे। चीन इस वर्ल्ड वॉर की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। चीन इस युद्ध को 3 चरणों में अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इसका पहला चरण है दुनिया को धोखा देना। दूसरा चरण है पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अराजकता फैला देना। और तीसरा चरण है दुनिया के लोगों का दमन और शोषण करना। अभी हम पहले चरण में हैं। चीन इस युद्ध के किस चरण में है यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि किसी भी बड़े युद्ध या यूं कहें कि विश्व युद्ध की पहचान क्या होती है, विश्व युद्ध क्या होता है और आप इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो इसकी पहली पहचान होती है हर तरफ मौत और दुख का पसर जाना, यानी चारों तरफ आपको मौत ही मौत दिखाई देती है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग मरते हैं, पहली पहचान, जो कि अभी भी हो रहा है। इसकी दूसरी पहचान है बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दम तोड़ देना। तीसरी पहचान है जरूरी चीजों की आपूर्ति में बहुत कमी आ जाना। वो भी अब आप देख रहे हैं आनी शुरू हो गई है। दवाइयों में की कमी आ गई है, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जरूरी सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, उसकी कमी आ गई है। पूरी दुनिया में खाने की कमी थोड़े दिन में हो जाएगी। चौथी पहचान होती है नए इलाकों पर कब्जा करना। और पांचवी और आखिरी पहचान होती है इस युद्ध के बाद नई ताकतों का उदय होना। अब आप ये भी सोच लीजिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे इस दुनिया में अब नई ताकतें उभरकर सामने आ रही हैं और जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो धीरे धीरे टूट रहा है। ये 5 पहचान है विश्व युद्ध की, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और नई ताकतों से उदय का मतलब हमारा यह है कि इससे पहले आप अमेरिका जैसे देशों को, G7 जैसे देशों को सुपर पावर मानते थे, लेकिन अब इन देशों में वो ताकत नहीं रही। ये देश अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप गौर करेंगे तो आपको ये 5 बातें इस समय आपके आसपास घटित होती जरूर दिखाई देंगी। पूरी दुनिया में करीब 27 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस वायरस से ऐसे लड़ रहा है जैसे वो तीसरी दुनिया का कोई संघर्ष करता देश हो। अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो चुका है। 50,000 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी हैं और अमेरिका अपने घुटनों पर आ चुका है अभी से ही। अब आप सोचिए, जिस देश को दुनिया का लीडर कहा जाता था, जिस देश के बारे में कहा जाता था वो दुनिया की कोई भी समस्या अपनी सैन्य ताकत या फिर पैसे के दम पर सुलझा सकता है, और सुलझाता भी आ रहा है, या ये कहिए कि उलझाता आ रहा है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई समस्या हो, सबसे पहले अमेरिका उसमें पड़ता है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो वियतनाम में हो, कहीं हो। वो देश आज अपने हजारों लाखों लोगों का जीवन बचा नहीं पा रहा। ऐसे में अब पूरी दुनिया में अमेरिका का भला क्या महत्व रह जाएगा। यानी चीन बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए सिर्फ एक कीटाणु के दम पर
अमेरिका को उसके घुटनों पर लाने में सफल हो रहा है। वायरस सीमाएं नहीं देखता और इसकी सबसे ज्यादा मार विकसित और अमीर देशों पर इस समय पड़ रही है। फ्रांस में 21,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इटली में 25,000 से ज्यादा, ब्रिटेन में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, स्पेन का भी बुरा हाल है। इतना ही नहीं, अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत कमजोर हो रही हैं। इस वर्ष दुनिया की जीडीपी -3 में रहने का अनुमान है। 1930 के बाद से सबसे बड़ी आर्थिक मंदी अब दस्तक दे रही है। अमेरिका में करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग एक झटके में बेरोजगार हो चुके हैं। अमेरिका में इस समय बेरोजगारी दर 1930 के बाद से सबसे ज्यादा है। फ्रांस जैसे देश में प्राइवेट नौकरी करने वाले 50% लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, यानी आधे लोग बेरोजगार हो गए हैं। चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाकर पूरी दुनिया में निवेश कर रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां सस्ते दामों पर खरीद रहा है। यानी चीन चाहता है कि आने वाले समय में आपकी तनख्वाहें भी वहीं से आए। पूरी दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए जिन उपकरणों और दवाइयों की जरूरत है, उनकी भारी कमी हो चुकी है। चीन अब पूरी दुनिया को घटिया मेडिकल उपकरणों की सप्लाई कर रहा है और उसने इस महामारी के बीच भी मुनाफा कमाने का एक नायाब तरीका, एक बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया के करीब 26.5 करोड़ लोगों के पास भोजन की भयंकर कमी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 55 देश ऐसे हैं जिनके पास इस वर्ष के अंत तक पौष्टिक भोजन की कमी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चीन में जीवन पटरी पर लौटने लगा है। वहां सब कुछ सामान्य हो रहा है और चीन ने एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी विस्तारवाद वाली नीति का इंजन फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। वहां दफ्तर चल रहे हैं, वहां शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है तो सीपेक के बहाने उसने पाकिस्तान को भी अपना एक उपनिवेश बनाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा हांगकांग के साथ विवाद भी इसी बात का नतीजा है। इतना ही नहीं, अब तक चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी पैसा देकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश में लग गया है। आपने देखा होगा उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और अतिरिक्त फंड दिए हैं। दक्षिण चीन सागर में भी, साउथ चाइना सी में भी चीन ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और हाल ही में इस सागर में चीन और अमेरिका के कुछ वॉरशिप्स एक दूसरे के सामने आ गए थे और विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। जब पूरी दुनिया एक वायरस से लड़ रही है, तब चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देने में चुपचाप जुटा हुआ है और चीन ने अमेरिका से उसकी कुर्सी छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। सुपर पावर की कुर्सी अब चीन को चाहिए। इसके लिए चीन ने अमेरिका के साथ कोई सीधा युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि उसने ये काम आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक हथियारों के आधार पर शुरू किया है, तकनीकी आधार पर शुरू किया है। इसमें वो आईटी की मदद भी ले रहा है, इसमें वो अर्थव्यवस्था की मदद भी ले रहा है और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद भी ले रहा है। यानी अब दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने लगा है और चीन का पलड़ा इस समय भारी दिख रहा है। पहला विश्व युद्ध करीब 4 वर्ष तक चला था, दूसरा विश्व युद्ध करीब 6 वर्षों तक चला था, लेकिन यह तीसरा विश्व युद्ध चीन अभी कम से कम 3 और दशकों तक लड़ना चाहता है। चीन ने इसकी तैयारी 1980 से ही करनी शुरू कर दी थी। यह दिखाई ना देने वाला ऐसा विश्व युद्ध है जिसे चीन 3 चरणों में लड़ना चाहता है। पहला चरण है दुनिया को धोखा देना या दुनिया को धोखे में रखना, दुनिया की आंखों में धूल झोंक देना ताकि दुनिया को कुछ समझ में ही ना आए, यानी कंफ्यूजन पैदा कर देना। 80 के दशक में चीन में आर्थिक उदारवाद का दौर शुरू हुआ था। चीन ने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले तो अमेरिका ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि अमेरिका को चीन जैसे बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी। लेकिन ये चीन का एक धोखा था। उदारवाद के बहाने से चीन ने अपने बहुत सारे लोगों को और छात्रों को अमेरिका जैसे देशों में भेज दिया। कहा जाता है कि यही एक्सचेंज प्रोग्राम्स चीन द्वारा अमेरिका की सीक्रेट टेक्नोलॉजीज और सेना की रणनीतियों से जुड़े राज चुराने का जरिया बने। चीन ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले तो बड़ी बड़ी कंपनियां चीन आने लगी। इससे चीन को नए जमाने की तकनीक हासिल होती चली गई। 1990 से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक जब पश्चिम की ताकतें मध्य और पश्चिम एशिया के विवादों में उलझी हुई थी, तब चीन चुपचाप बड़ी शांति से अपनी योजना को अमल में लाता रहा।
चीन इन विवादों में नहीं उलझा, बल्कि उसने उन देशों में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया जिनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर थी। उसने अफ्रीकी देशों से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, क्यूबा, यूक्रेन, पाकिस्तान, इक्वाडोर और ताजिकिस्तान जैसे देशों में भारी भरकम निवेश किया। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। आपने ये देखा होगा कि अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपना बहुत समय बर्बाद किया, अपनी बहुत सैन्य शक्ति बर्बाद की, बहुत पैसा बर्बाद किया। चीन ने ऐसा नहीं किया। अफ्रीका में चीन ने वर्ष 2015 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो 2018 तक बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। चीन दुनिया का अकेला ऐसा व्यापारी देश है जो दूसरों को उधार देने के बाद कभी भी उधार वापस नहीं मांगता। चीन सिर्फ ये चाहता है कि ये देश कभी भी उसका उधार चुका ही ना पाए, ताकि चीन उनके बदले में उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा कर ले, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को कौड़ियों के भाव खरीद ले, उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर ले, वहां अपने सैन्य ठिकाने बना ले और उधार के बदले में इन देशों को अंत में अपना उपनिवेश बना ले। किसी जमाने में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, जो उन्होंने भारत के साथ किया था। तो यह तो हुई छद्म उदारवाद और आर्थिक धोखे की बात। लेकिन आधुनिक दुनिया के विश्व युद्ध सिर्फ इन दो बातों के दम पर नहीं जीते जाते। इनमें मनोविज्ञान और वैचारिक वायरस की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए चीन ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स में अपने कैंपस खोले, थिंक टैंक्स बनाए, जहां चीन के दार्शनिक विचारों को पढ़ाया जाता था। यह देखकर लोगों को लगता है कि चीन तो बहुत दार्शनिक देश है, उसकी अपनी एक कल्चर है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसकी भला क्या महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन यह भी चीन का बड़ा धोखा है। इसके अलावा चीन ने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स, नीति निर्माताओं और बड़े बड़े पत्रकारों को भी अपने पैसे के दम पर प्रभावित किया या फिर उन्हें खरीद लिया। और आप शायद जानते भी ना हो, ऐसे पत्रकार यहां भारत में भी मौजूद होंगे, ऐसे थिंक टैंक्स यहां भारत में भी मौजूद होंगे, ऐसे बुद्धिजीवी यहां भारत में भी मौजूद होंगे जिन्हें चीन ने अब तक खरीद लिया होगा। इसलिए आपने यह भी देखा होगा, जब हम जैसे लोग चीन की पोल आपके सामने खोलते रहते हैं, तो एक वर्ग हमारे ही देश में ऐसा भी है जो चीन की तारीफ करता है, जो चीन की वाहवाही करता है और हमेशा चीन के बारे में आपको चिकनी चुपड़ी बातें बताता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने किन किन लोगों को खरीदकर अपनी जेब में रखा हुआ है। और वही लोग इस समय भारत जैसे देशों में भी चीन के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं। यही वजह है कि इस महामारी के बावजूद ज्यादातर थिंक टैंक्स, नीति निर्माता, विश्व की संस्थाएं और विदेशी पत्रकार चीन की आलोचना से बच रहे हैं। ज्यादातर ये जितनी भी एजेंसीज हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वो सीधे चीन का नाम लेने से बच रहे हैं। और फिर मैं आपको कह रहा हूं, हमारे अपने देश में भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, अखबार ऐसे हैं जो कि चीन की तारीफ करने में लगे हुए हैं, जो कि लगातार चीन का बचाव करते हैं, चीन को डिफेंड करते हैं। चीन ने अपनी जिस विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाया, उसके अवशेष भारत में भी दिखाई देते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेडोंग के विचार भारत में भी माओवाद और नक्सलवाद का आधार माने जाते हैं। हमारे अपने देश में आपने माओवादियों के बारे में सुना होगा, माओवाद के बारे में सुना होगा, माओइस्ट के बारे में सुना होगा। ये एक नक्सली विचारधारा के लोग हैं जो आज भी चीन के इन्हीं विचारों को पकड़कर बैठे हुए हैं। इसलिए चीन का ये जो वैचारिक वायरस है, ये हर जगह, इसको सॉफ्ट पावर भी आप कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर के जरिए हर जगह, हर देश में उसने पहुंचा दिया है। और हमारे देश में भी माओइस्ट हैं, वो भी आप समझ लीजिए उन्हीं के एजेंट हैं। अब कुछ आंकड़ों की मदद से यह समझिए कि चीन इस युद्ध को कैसे दूसरे चरण में ले जा चुका है। इस विश्व युद्ध का दूसरा चरण है पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा कर देना, कंफ्यूजन पैदा कर देना। 27 लाख से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद और 1,93,000 से ज्यादा लोगों के मरने के बाद दुनिया में फैली अराजकता अब सबको दिख रही है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है। एक ही देश है जिसको देखकर लगता है कि उस देश के पास अपनी एक स्क्रिप्ट है, उसके पास अपनी एक रणनीति है और वो उसी रणनीति पर चल रहा है, सोच समझ कर चल रहा है। बाकी के जितने भी देश हैं वो बिना रणनीति के, बिना स्क्रिप्ट के आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आंखें बंद करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं इस वायरस से लड़ने की। इसलिए पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है। हर देश, हर नेता अपनी अपनी समझ के अनुसार इस वायरस से लड़ रहा है और सबके तौर तरीके अलग हैं। पूरी दुनिया में जितनी चीजों का उत्पादन होता है उसमें से 28.4% चीन में बनाई जाती हैं,
16.6% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जापान की हिस्सेदारी है, वहां 7.2% उसका हिस्सा है। दुनिया के कुल उत्पादन में भारत समेत बाकी देशों की कितनी हिस्सेदारी है, इसका आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप चीन को देखेंगे तो चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दुनिया का, यानी चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां 28.4% सामान दुनिया का बनता है। भारत को अगर आप देखें तो भारत अभी बहुत पीछे है, भारत का हिस्सा इसमें सिर्फ 3% का है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया और अब दुनिया के लिए एक झटके में इस फैक्ट्री पर ताला लगाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर दुनिया भर में जरूरी चीजों की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो जाएगी। इसके बाद हालात और भयावह हो सकते हैं। इसलिए दुनिया अब चीन से अपना नाता तोड़ नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश अब चीन पर ही आश्रित हैं। अगर चीन की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो उनके यहां सामान पहुंचना बंद हो जाएगा, और ये देशों के पास ये सारा सामान बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियां नहीं है, ना ही इनके पास कोई दूसरा अरेंजमेंट है। चीन ने सिर्फ गरीब देशों को ही उधार बांटकर अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी चीन ने यही चाल चली है। अमेरिका पर सबसे ज्यादा उधारी जापान की है, जो करीब 95,25,000 करोड़ रुपए के बराबर है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसने अमेरिका को 82 लाख करोड़ रुपए उधार दिए हैं। अगर चीन का यह उधार अमेरिका की जनसंख्या के बीच बराबर बांट दिया जाए तो हर अमेरिकी नागरिक को चीन को 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, हर अमेरिकी नागरिक को। अब अमेरिका जैसे देशों को डर यह है कि अगर चीन ने अपने पैसे वापस निकाल लिए उसकी अर्थव्यवस्था से, तो फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और बड़े संकट में चली जाएगी, और यहीं से इस विश्व युद्ध का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसकी झलक आप आजकल देख रहे हैं। चीन इस युद्ध को वर्ष 2049 तक किसी भी कीमत पर खींचना चाहेगा और फिर तब जीतना चाहता है। इसके लिए चीन ने एक योजना बनाई है। मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम एलिसन के मुताबिक इस योजना का पहला चरण 2025 में पूरा होगा, जब चीन खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया की महाशक्ति बना लेगा। इसके केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी। इसके बाद वर्ष 2035 तक चीन दुनिया का इनोवेशन लीडर बनना चाहता है, यानी चीन का इरादा है कि अगले 15 वर्षों में दुनिया के सभी बड़े बड़े आविष्कार उसी के देश में हो, उसी की जमीन पर हो। इसके बाद 2049 तक चीन खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना लेना चाहता है। 2049 में ही चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के 100 वर्ष पूरे होंगे, और चीन इस डेडलाइन को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहता। और चीन के लिए यह राह तभी आसान होगी जब दुनिया में ऐसे ही अराजकता फैलेगी। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश घुटने टेक चुके होंगे, और तब चीन इस वर्ल्ड वॉर के तीसरे चरण की शुरुआत करेगा, जिसमें वो उसकी बात ना मानने वाले देशों का दमन करेगा और शोषण के जरिए अपनी बादशाहत कायम करेगा। चीन ने आज से पहले भी जो कुछ हासिल किया है वो भी इसी महायोजना का हिस्सा है। वर्ष 2009 तक चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका था। 2011 तक वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। 2012 में चीन ने खुद को एक बड़े व्यापारिक देश के तौर पर स्थापित कर लिया। 2014 में चीन ने परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। 2015 में चीन का मध्यम वर्ग, उनका मिडिल क्लास, दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग बन गया, और 2016 में अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। सोचिए, उसने अपनी डेडलाइंस रखी हुई हैं और उसने एक एक चरण से वो आगे बढ़ रहा है एक रणनीति के तहत। चीन इस योजना को कैसे अंजाम दे रहा है ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है अब आपको ये समझना चाहिए। दरअसल चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है, और इसके लिए जरूरी यह है कि वो दुनिया के बाकी शक्तिशाली देशों को कमजोर करे। कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर G7 देशों पर पड़ा है। G7 जो देश हैं, इस ग्रुप को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह माना जाता है। G7 में कौन कौन है देखिए। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी शामिल है। ये वो देश हैं जिनके पास दुनिया की जीडीपी का 46% हिस्सा है, और दुनिया की 58% दौलत भी इन्हीं देशों के पास है। लेकिन एक छोटे से वायरस ने इन सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और यह चीन का सपना पूरा होने जैसा है।
अब सवाल यह है कि हम जिस तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे। इसके लिए चीन इसे तीसरे चरण में ले जाकर दमन और शोषण की नीति पर काम करना शुरू कर सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चीन को कई शक्तिशाली देशों से अभी टकराना होगा। कुछ दिन पहले हमने आपको इतिहास के जनक माने जाने वाले थ्यूसिडिडस द्वारा लिखी गई एक किताब के बारे में बताया था, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर। इस पुस्तक में थ्यूसिडिडस कहते हैं कि जब एक महाशक्ति के सामने दूसरी शक्ति उभरने लगती है तो दोनों के बीच युद्ध होकर रहता है, और इसी को थ्यूसिडिडस ट्रैप कहा जाता है। इस समय दुनिया भी इसी ट्रैप में है। चीन उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन चीन दुनिया के देशों को युद्ध की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वो बहुत सब्र के साथ इस बात का इंतजार कर रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होती रहे, दुनिया के देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में ऐसे ही जुटे रहें, व्यस्त रहें, और मौके का फायदा उठाकर चीन इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर ले। इसके लिए वो परमाणु बम नहीं बल्कि विषाणुओं का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया को मिसाइलों का डर नहीं दिखा रहा, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। और हो सकता है कि देर सवेर चीन को इसके लिए खून भी बहाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन का इरादा हमेशा सिर्फ युद्ध जीतना होता है, चाहे उसे इसके लिए साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। और अगर आप ध्यान से आज अपने घरों में बैठकर देखेंगे, सोचेंगे, तो अब आप सोचिए अब इस दुनिया में कितने ऐसे देश बचे हैं जो चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस समय चीन अगर कोई भी बड़ा कदम उठा ले तो दुनिया का कोई भी देश या उसकी सेना अब इतनी तैयार नहीं है कि वो चीन को रोक सके। हालांकि हम फिर ये कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये मिसाइलों से और हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा, ये IT के जरिए लड़ा जाएगा, ये मनोवैज्ञानिक डर के जरिए लड़ा जाएगा, और ये अर्थव्यवस्थाओं के जरिए लड़ा जाएगा। इसमें शहर नष्ट नहीं होंगे, इसमें अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होंगी। ये स्टॉक मार्केट्स में प्रवेश करके लड़ा जाएगा। इसके लिए किसी को किसी देश की सीमा लांघने की जरूरत नहीं है, उसके स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर जाना है, उसके अर्थव्यवस्था में घुसपैठ कर लेनी है, और तब ये युद्ध लड़ा जाएगा। इसलिए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ 9 दिन और बचे हैं और 9 दिन के बाद आपका जीवन पहले के जैसा ही हो जाएगा जब लॉकडाउन खुलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, और अगर आप इसे विश्व युद्ध की नजर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ये लड़ाई वर्षों तक चलने वाली है। इसलिए आपका जीवन पहले जैसा अब कभी नहीं होगा। अब आपका भविष्य बिल्कुल नया होगा। वो जो हो चुका है उसके आधार पर आप अब नहीं चलेगा, जो आपके सपने थे उसके आधार पर नहीं चलेगा। इसलिए नए सपने देखने शुरू कीजिए, नई तैयारी शुरू कीजिए, नई रणनीति अपनानी शुरू कीजिए, नया बिजनेस मॉडल अपनाना शुरू कीजिए, काम काज करने के नए तरीके ढूंढने शुरू कीजिए, और जीवन जीने की पद्धतियों के बारे में भी बदलाव करने के बारे में आप सोचिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब कोविड-19 आया था, यानी कुछ महीने पहले जब आपने 2020 का स्वागत किया था बड़े जोर शोर से, और आपने सबको 2020 में हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा, अब वो जमाना आपके जीवन में लौटकर नहीं आने वाला है। इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा।